आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मूवी डे में स्वागत है। तो आज सिनेमा घरों में दो फिल्में रिलीज हुई हैं। ओम द बैटल विथिन और रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट से क्लैश हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर ये कौन जीतेंगी ये फिल्में और कौन आगे कितनी ज्यादा कमाई करेंगी, लेकिन दोनों मूवीज को लेकर बने काफी बज बना हुआ है। फिल्म की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो सर, जैसा कि सिनेमाघरों में दो फिल्में रिलीज हुई हैं, कैसी हैं ये दोनों फिल्में और क्या है स्टोरी और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, दो फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, साफ कहूंगा अपने दर्शकों को, हमारे जो सीसीएन चैनल के हैं, कि दो फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी है जो आपको मस्ट वॉच, हर हालत में देखनी चाहिए, अपने परिवार को दिखानी चाहिए, अपने उन दोस्तों को दिखानी चाहिए जिन्हें आप अपना मानते हैं। क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, हमारे बॉलीवुड वाले मेकर ऐसी फिल्में नहीं बनाते, क्योंकि उन फिल्मों पर पैसा लगाना फाइनेंसर, प्रोड्यूसर समझते हैं घाटे का सौदा है। मैं बात कर रहा हूँ आर माधवन की, जो बतौर डायरेक्टर पहली बार पेश हुए हैं, राइटर पहली बार पेश हुए हैं, एक्टर के रूप में आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आर माधवन ने इस फिल्म में साबित कर दिया कि बॉलीवुड का बड़ा से बड़ा किंग खान हो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो, जिसको भी मैं बात करूं वो उसके सामने बोना बनकर रह जाता है। इस फिल्म का प्रेस शो हम लोगों ने देखा, रात 10:40 पर शो खत्म हुआ। मेरे करियर में मैंने बहुत फिल्में देखी, सैकड़ों नहीं हज़ारों देखी होंगी। जनरली 10 बजे तक प्रेस शो में बहुत कम लोग रह पाते हैं। ये पहली फिल्म थी, 10:40 पर हाल खचाखच भरा हुआ था, क्रिटिक्स के साथ, गेस्ट के साथ। वजह कि फिल्म के साथ पूरी तरह बंध चुके थे। फिल्म का एक एक कैरेक्टर जो है उनको अपने साथ बांधे हुए था। फिल्म जब ख़त्म हुई तो बहुत कम यदा कदा चक दे इंडिया मुझे याद आ रही है, जब क्रिटिक्स ने, दर्शकों ने नहीं, क्रिटिक्स ने जमकर तालियां बजाई। किस्मत उस वक्त भी स्क्रीन पर सामने शाहरुख खान था, यहाँ पर भी जब तालियां बजी तो स्क्रीन पर शाहरुख खान ही नज़र आ रहे थे। तो रॉकेटरी फिल्म को मैं कहूँगा कि ये डेफिनेटली फिल्म है। जो आपने ओम जी सेकंड फिल्म की बात की है, ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं बॉलीवुड में। मसाला एक्शन फिल्मों का दौर अब से नहीं, 60-70 के डेकेड से चला आ रहा है। वो फिल्में आती हैं, जाती हैं। उन फिल्मों का कोई इतना बड़ा मकसद नहीं होता कि वो कोई समाज को संदेश दें, मैसेज दें, पेश करें, कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिन्हें आप फॉलो कर सकें। तो उस फिल्म को मैं एक मसाला कैटेगरी की फिल्म रखूँगा कि जो टाइम पास फिल्म है। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप मस्ती मौज करने के मूड में हैं, तो आप जाकर के ओम से मिल सकते हैं। तो सर, अगर हम बात करें रॉकेटरी की, तो क्या मूवी की स्टोरी है? ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बनी है। हमारे देश के सबसे बड़े अच्छे वैज्ञानिक जिन्होंने रॉकेट और जाके जिनको नासा ने इतनी बड़ी ऑफर की थी सैलरी 70-80 के डेकेड में कि जो कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने देश प्रेम, या उनको कहा जाए कि विक्रम साराभाई से बहुत प्रभावित थे वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नासा में काम नहीं करूँगा, मैं अपने देश के लिए काम करूँगा। नाम्बी नारायणन, जिनका किरदार इस फिल्म में आर माधवन निभा रहे हैं, तो नाम्बी नारायणन के ऊपर ये फिल्म बनी है। नाम्बी नारायणन नासा से भारत आ जाते हैं, भारत में वो अपना काम करते हैं। उस समय देश के पास पैसा ही नहीं था, सरकारें रॉकेट बनाने के लिए पैसा फंड देने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। किन हालात में वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने विक्रम साराभाई, अपने इसरो के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा उनके पास आता है, वो बाहर जाते हैं। बाहर के देशों में शूटिंग हुई है इस फिल्म की, यूके में हुई है, अमेरिका में शूटिंग हुई है, इस फिल्म की शूटिंग रशिया में हुई है, यानी उस हर देश में हुई है जहाँ पर कभी ना कभी नाम्बी नारायणन अपने इस प्रोजेक्ट के लिए गए थे। उसी कहानी को डायरेक्टर, देखिए इस फिल्म में डायरेक्टर भी आर माधवन है। आर माधवन ने बिल्कुल नाम्बी नारायण की किरदार नहीं, उनकी जर्नी को, उनके रूप को, कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, क्या 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 देश के लिए वो पेश किया। कहानी लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है। हाँ, फिल्म का एक और पॉइंट है जो आम दर्शक से थोड़ा सा अलग हो सकता है कि फिल्म की शुरुआत जो है लगभग 25-30 मिनट की फिल्म जी के उसके संवाद 80% अंग्रेजी में है। यानी वजह भी बड़ी क्लियर है, वो होने भी अंग्रेजी में ही चाहिए थी कि जब वो यूरोप में गए हुए हैं, नासा में गए हुए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, रशिया गए हैं, तो कौन उनसे हिंदी में बात करेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि डायरेक्टर ने स्क्रीन पर किसी तरह की हिंदी की डबिंग वगैरह या हिंदी के सबटाइटल नहीं दिए, उन्होंने उसी लैंग्वेज को रखा। कहानी नाम्बी नारायणन की है, जो बाद में इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा देश के लिए जिसने बहुत कुछ किया, जिसके ऊपर आज हम कहते हैं सैटेलाइट का सबसे जनक, उसी नाम्बी नारायणन को केरल पुलिस ने पकड़ा,
उसको प्रताड़ित ऐसे किया गया, 3rd डिग्री दिया गया, उसकी वाइफ पागल सी हो गई, उसकी अपने घर में पथराव हुआ उसके साथ, उसे किस जिल्लत को सहना पड़ा। और उसी वैज्ञानिक को जहाँ पर हम कहते थे उस माथों पर बैठाते थे, उसको देशद्रोही का इन्होंने तमगा लगा दिया। उस कहानी के आसपास बनी फिल्म जो है, आज भी नाम्बी नारायणन है, आज भी वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। इस फिल्म की एक और खासियत है जो फिल्मों में नज़र नहीं आती। इस फिल्म में शाहरुख खान है, नरेंद्र मोदी है, रामनाथ कोविंद है। ये फिल्मी पर्दे पर आपको बहुत कम दिखाई देंगे। इस फिल्म की कथा चूँकि कहानी सच्चाई के साथ चल रही है, तो जब नई सरकार आई, पिछली सरकार ने तो नाम्बी के लिए कुछ नहीं किया, बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें आप 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। लेकिन चूंकि वामपंथी सरकारें थी केरला में, तो उन लोगों ने कुल 10 लाख दिए, बाकी कहा हमारे पास पैसा नहीं है, धीरे धीरे देंगे। लेकिन नाम्बी नारायणन ने जो उसकी जिल्लत हुई, जो उसकी वाइफ पागल हुई, उसके परिवार का हाल हुआ, उसको देशद्रोही बनाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको टार्चर किया गया इस तरह से जैसे पुलिस वाले किसी जेब कतरे को पकड़ के मारते हैं, उस किरदार को मारा गया जो देश का गौरव था। उस कहानी को लास्ट में जो दिखाया गया कि नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी पीएम बने, उन्होंने उसको देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया। उसको 1 करोड़ नहीं दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उससे ज़्यादा का दिया। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। ये सारा सफ़र आपको रॉकेटरी में नजर आएगा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि रॉकेटरी फिल्म काफ़ी अच्छी है, और अगर लैंग्वेज की बात की जैसा कि आपने, तो लैंग्वेज में सबटाइटल्स नहीं दिए गए हैं, तो लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जैसा कि सर 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो दोनों ही आज के दिन रिलीज़ हुई हैं। दोनों की फिल्मों में समानता तो ये है कि दोनों की कहानियाँ भारतीय वैज्ञानिकों के इर्द गिर्द घूमती है। साथ ही रॉकेटरी के जो माधवन मशहूर जो हैं, उन्होंने वैज्ञानिक नाम्बी नारायण की भूमिका निभाई है, तो जबकि आदित्य की जो फिल्म है जैकी श्रॉफ भारतीय वैज्ञानिक का किरदार निभा रहे हैं। जहाँ एक और माधवन की फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से काल्पनिक है ओम फिल्म। तो सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ओम फिल्म को मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग क्रिटिक हैं। एक बंदा फिल्म बनाता है, एक प्रोड्यूसर बनाता है, पैसा लगाता है, अपना टाइम देता है, उस पर बेइंतहा फाइनेंस किया जाता है, फिल्म को हम लोगों को दिखाया जाता है, क्रिटिक्स को, सारे PR वगैरह इकट्ठे होते हैं। लेकिन ओम फिल्म के साथ जो आप बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक की कहानी है, काल्पनिक कहानी है। आप एक कहानी दिखा रहे हैं, चारों तरफ से बम चल रहे हैं, चारों तरफ से बंदूकबाजी चल रही है। मैंने नहीं देखा रॉकेटरी में कहीं से गोली भी चली हो। भले वो नासा में रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वहाँ का सीन है कि पूरा हॉल साउंड सिस्टम से ऐसा गूंज जाता है कि आपको लगता है कि रॉकेट मेरे सामने चलाया गया। या रॉकेटरी में क्या है कि हीरोइन को 12 गोली लग गई है, वो खड़ी हो गई है, हीरो को गोली पे गोली लग रही है आपकी ओम फिल्म में, वो फिर खड़ा हुआ है। वो एक टोटली एक्शन पिक्चर है, इन दोनों की कहीं तुलना नहीं होती। ये बिल्कुल वो कहानी है जैसे मैं कहूँ पूरब और पश्चिम, पूरब अलग है, पश्चिम का कोई नहीं। रॉकेटरी एक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो सचमुच बहुत कम बनती है, बहुत कम लोग बना। जो आपने बात की ओम की, आदित्य राय कपूर, जैकी श्रॉफ वगैरह की जो पिक्चर है, ये एक मसाला पिक्चर है। ये मुझे नहीं लगता, आज फिल्म की ओपनिंग हुई है, मैं हर हालत में, चूँकि मैं खाली समीक्षा नहीं करता, मैं कई पेपर्स के लिए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देता हूँ कि कमाई क्या हुई है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कई शो सिनेमा घर पर ओम के चले ही नहीं हैं, यानी कि 10% भी ऑक्यूपेंसी नहीं थी, तो ओम का शो कैंसिल हो गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि ओम का जो शो है वो कैंसिल्स हो गए हैं, लेकिन क्या ये भी एक वजह रही है कि माधवन की फिल्म की रिलीज से पहले काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी, देश की विदेश में भी झंडे गाड़ रही थी ये फिल्म। कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के बाद में भी इस फिल्म के लोगों ने खड़े होकर तालियां भी बजाई थी। वहीं अगर बात की जाए ओम फिल्म की, तो फिल्म का ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया गया, वहीं सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल भी बज़ नहीं देखने को मिला। तो सर, क्या एक ओम का फीडबैक ये भी रह सकता है कि पीछे रहने की, कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ? देखिए, पिछले हफ्ते में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आई थी, जैकी श्रॉफ नहीं आए थे, बाकी सब आए हुए थे, बाकायदा पार्टी वाल्टी लोग भी गए थे, आदित्य सारे थे लोग। प्रमोशन उन्होंने करा, बहुत ऐसे टाइम पे करा जिसका फ़ायदा नहीं था। फिल्म की रिलीज से आप 4 दिन पहले प्रमोशन करेंगे, क्या मिलेगा आपको? कौन कवर करेगा उसको? आपको प्रमोशन करना है तो कम से कम 1 महीना पहले चाहिए। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म रक्षाबंधन अगस्त में रिलीज होनी है, लेकिन उसने 10 दिन पहले उसको फिल्म को म्यूजिक को लॉन्च कर दिया। एक सिनेमा घर में इतना बड़ा ज़बरदस्त उसने फिल्म का प्रमोशन ही कहूँगा मैं, म्यूजिक लॉन्च नहीं कहूँगा, ट्रेलर लॉन्च नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा प्रमोशन था कि मैंने एक सिनेमा घर में पहली बार देखा गया कि सिनेमा घर के जो रेस्टोरेंट में हैं वहाँ पर चांदनी चौक की दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर बल्ले वाला चांदनी चौक आया हुआ है, परोठे वाला चांदनी चौक का आया हुआ है। क्रिटिक्स को वहाँ पर ये नहीं खाने को मिला पॉपकॉर्न बर्गर वगैरह, चांदनी चौक का हर आइटम मिला। वो इसलिए नहीं मिला, वो अक्षय कुमार प्रमोशन करने आए थे अपनी पिक्चर की। इस फिल्म की प्रमोशन हुई और आदित्य वाली पिक्चर की, जैकी वाली फिल्म की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।
इस फिल्म की जो प्रमोशन माधवन ने बहुत ज़्यादा नहीं की, एक एवरेज की, लेकिन फिल्म की डिमांड थी। इस फिल्म का शो दिल्ली में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम भी हुआ, जहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखा, इसरो ने देखा, उन युवा साइंटिस्ट को दिखाया गया जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। मैं कल जब फिल्म का प्रेस शो देख रहा था तो मेरे साथ की सीट में जो बैठा था वो क्रिटिक नहीं था, मैं देख रहा था कि वो हर बात को लिखे जा रहा था। तो इंटरवल में मैंने डेफिनेटली उससे पूछा, मैंने भाई साहब मैंने कभी देखा नहीं आपको, चूंकि मैं लगभग हर किसी को जानता हूं जो भी शो में आता है, ऐसा कोई शख्स नहीं जो मुझे ना जानता हूं, 32 साल हो गए। वो कह रहा है जी मैं इसरो से हूं, मैं कोई कोर्स वगैरह कर रहा हूं, तो ये फिल्म मेरा एक किस्म से चैप्टर है, इस फिल्म से मैं बहुत कुछ सीखने आया हूं। तो ऐसी फिल्में तो बहुत कम जिंदगी में देखने को मिलती हैं जिसमें हाल में बैठा हुआ एक स्टूडेंट भी छोटा बच्चा नहीं था, कम से कम 25 साल का 24 साल का था, वो लिख रहा था। एक को तो मैंने देखा, कई और भी हाल में बैठे होंगे, चूँकि 150 लोग थे। ओम फिल्म युवा वर्ग की पिक्चर है, मस्ती वाली उन लोगों की पिक्चर है जो एक था टाइगर और इस तरह की दबंग टाइप की फिल्में पसंद करते हैं, जिनको मसाला चाहिए होता है, और जो फिल्में पसंद करते हैं लीक से हटकर, एक ऐसी फिल्में जो सच्चाई के पास होती हैं, एक ऐसी फिल्म जो आपको मैसेज दे के जाती है, एक फिल्म जो आपको यथार्थ का दिखाती है कि हमारे देश में एक इंसान, एक वैज्ञानिक, कभी उसको सलाखों पर बैठाया जाता है, कभी उसको वो देश के लिए क्या कुछ करता है, और बाद में उसी वैज्ञानिक को आप जेल में डाल के 3rd डिग्री टेम्परेचर टार्चर करते हैं, उसी को नाम के साथ पंगा जोड़ देते हैं देशद्रोही। तो सर, जैसा कि हम फिल्म की बात कर रहे थे कि फिल्म की एक्टिंग की अगर बात की जाए तो आर माधवन ने एक्टिंग कैसी की है? बेहतरीन, डिसेंट, जीनियस शब्द नहीं है मैं एक्टिंग की तारीफ करूं, चूँकि इसमें आर माधवन ने एक्टिंग नहीं की है, उस किरदार को जिया है, जीवंत किया है, लाइव किया है पर्दे पर। आपको लगता नहीं है कि बॉलीवुड का कोई एक्टर इस किरदार को निभा रहा है, जहां उसके सामने उसके 20 साल का बच्चा है, उसकी 21 साल की लड़की भी हो चुकी है, पापा बन चुका है और अपने परिवार के साथ है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसके बाहर घर के पत्थर मार रहे हैं लोग, देशद्रोही कर रहे हैं। उस सीन में गजब की एक्टिंग है। एक सीन याद आता है मुझे, बहुत बरसों पहले हमने फिल्म देखी थी दिलीप कुमार की मशाल। उस फिल्म में एक सीन था कि बेबी बिल्कुल मरने की हालत में है और दिलीप कुमार जो है मदद मांगते हैं। यहाँ पर अपनी मिसेज को लेकर के आर माधवन हॉस्पिटल आए हुए हैं, एक स्कूटर बारिश के अंदर बड़ी मुश्किल से रुकवाते हैं, लेकिन स्कूटर वाला पहचान लेता है कि ये तो देशद्रोही है। वो पति पत्नी को धक्का मार के स्कूटर से गिरा देता है अपने 3 व्हीलर से। वो सीन में आप उनकी एक्टिंग देखिए, उनका एक एक किरदार देखिए, उनके कई सीन जब वो टार्चर उन्हें पुलिस करती है तो वो बार बार पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है कि मैंने देश के लिए करा। वो सीन उनका देखने वाला है जब उन्हें CBI जो एक इंस्पेक्टर होता है केरला पुलिस का, उन्हें चाय ऑफर करता है कि आप चाय पीजिए, तो नहीं समझ पाते कि क्या करेगा। जैसे ही वो चाय पीने लगते हैं तो अपनी टांग से वो चाय उनके कप ऊपर बदल देता है पूरी की पूरी। यानी वो सीन का डर आर माधवन ने जिया है। इस किरदार को उस आर माधवन ने निभाया नहीं है, इस किरदार में खुद अपने आप को ढाल लिया। कई साल की मेहनत है इस फिल्म में। आर माधवन ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो उसने कोई फिल्म दूसरी साइन नहीं करी, किसी फिल्म को नहीं पकड़ा। एक टाइम में जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं 4 फिल्में करते हैं, 3 फिल्में करते हैं, 3 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्होंने कर एक फिल्म पर काम किया। तो आर माधवन को बतौर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, मैं तीनों ही फील्ड में जीनियस कहूँगा और उनको सैल्यूट करूँगा। तो सर, अगर हम वहाँ की म्यूजिक की बात करें, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इस फिल्म की जो कहानी थी इसमें मुझे लगता नहीं म्यूजिक की जरूरत थी या गानों वानों की जरूरत थी, लेकिन एक गाना उन्होंने बैकग्राउंड में लिया है। उस गाने को भी उन्होंने इस तरह साउथ की भाषा का, मुझे लगता है कोई लोकगीत वगैरह होगा, वो उसको टच लिया गाने को, लेकिन उसमें कोई डांस नहीं कर रहा। उस गाने में कोई ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे कि ये गाना हो रहा है। वो गाना उस सीन की डिमांड बनकर रह गया है। फिल्म का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा जानदार है, खासतौर से जब इनको बाहर जाते हैं ये अपना लॉन्च करने के लिए रॉकेट को, वहाँ का जो साउंड सिस्टम है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, हमने तो एक अच्छे मल्टीप्लेक्स में भी मूवी को देखा, तो वो जब रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो उसमें एक सीन है फिल्म में 125 सेकंड का, वो सीन तो 180 सेकंड का होता है। जनरली ऐसे सीन में लोग नहीं बैठ पाते, खाली वो रॉकेट लॉन्च करना उन्होंने, ये आपने मंगल मिशन में भी देखा था, कई फिल्मों में देखा। लेकिन यहाँ पर जो एक काउंटिंग चल रही है 180 सेकंड की, कि वो किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, जो बना है इंडिया में, वो सीन 180 सेकंड का सीन है। हाल में सन्नाटा छा जाता है। माधवन से लेके जो सबॉर्डिनेट फिल्म के सहयोगी कलाकार हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन और जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, उनके एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं। और वो डेफिनेटली मैं कहूँगा, बतौर एक्टर जो आपने पूछा है, मैं उसको एक्टर ही नहीं, राइटर भी, डायरेक्टर भी कहूँगा, मार्वलस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप ये बताइएगा कि आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे?
देखिए, ऐसी फिल्मों के लिए स्टार कोई इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट मूवी होती हैं। इनमें आप स्टार कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्में और बने, इससे अच्छी बने और डायरेक्टर सामने आए, उसके लिए क्रिटिक्स के रेटिंग डेफिनेटली मानी जाती है। जब हम बॉम्बे हमारी कटिंग जाती हैं, हमारी वो जाती है क्लिपिंग्स वगैरह, तो देखते हैं कितने दिए, तो 5 स्टार हम मैक्सिमम देते हैं। क्योंकि मैं जिस अखबार से भी जुड़ा रहा हूँ ना, भारत टाइम्स से, कई अखबारों में करता हूँ, आज भी 2 पेपर के लिए करता हूँ, वहाँ मैक्सिमम रेटिंग 5 स्टार है। अपने यहाँ भी 5 स्टार है, लेकिन इसमें मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा, 4.5। तो जैसा कि आपने सुना कि 4.5 5 स्टार में सर ने दिए हैं रेटिंग। तो फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इस समय पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।